चलिए स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल इथेनॉल का क्वथनांक कितना है? इथेनॉल का 78.3, इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस और क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक बिंदु कितना है क्लोरोफॉर्म का? तो हमारा है 62 डिग्री सेल्सियस। चलिए खनिज अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल किसको कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को खनिज अम्ल कहते हैं। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो नदी का गंदा पानी क्या है? कोलाइड नहीं है। क्या कौन सा कोलाइड है? तो दूध कोलाइड है, गोंद कोलाइड है, रक्त कोलाइड है, दूध कोलाइड है, गोंद कोलाइड है, रक्त कोलाइड है। कौन सा कोलाइड नहीं है? तो नदी का गंदा पानी कोलाइड नहीं है। अब कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण? बेंजीन एरोमेटिक एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन का उदाहरण बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण बेंजीन। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेसा नाइलॉन, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेसा नाइलॉन, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेसा नाइलॉन। डीजल का मुख्य संगठक सीटेन है। डीजल का मुख्य संगठक सीटेन है। डीजल का मुख्य संगठक क्या है? सीटेन है। बेडियोलाइट किसका आशक है? जिरकोनियम। बेडियोलाइट जिरकोनियम का। और डीजल का मुख्य संगठक क्या है? तो डीजल का मुख्य संगठक सीटेन। बेडियोलाइट किसका आयसक है? जिरकोनियम। बेडिलाइट बेड पे जिरकोनियम। कैलोरीमीटर किस धातु का बना होता है? कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी कि इस अभिक्रिया सीरीज है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कि पोटेशियम तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है सोडियम है तो सोडियम होगा, उसके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इस सीरीज में होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है इस ऑप्शन के मुताबिक? सोडियम, तो सोडियम होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम। किन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, PbAlZn, एम्फोटेरिक है ये सारे। भारी जल किस तापमान पर जमता है? भारी जल किस तापमान पर जाता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल किस तापमान पर जम जाता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल जम जाता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर जमता है। भारी जल 3.8 डिग्री से तापमान पर जमता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमता है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व क्या है? तो प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व क्या है? प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व कौन है? तो वो है प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित प्लूटोनियम है हमारा। कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैली प्रकृति को कौन सा अम्ल समाप्त कर देता है? कौन सा अम्ल समाप्त कर देता है? कार्बोलिक। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कौन खत्म करता है? तो कार्बोलिक एसिड जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO फार्मूला होता है। CO को विषैले पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो विषैले पदार्थ होता है उसको खत्म करता है कार्बोलिक विषैले पदार्थ को खत्म करता है। कार्बोलिक विषैले पदार्थ को खत्म करता है। और सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैले प्रकृति को तो खत्म करता है तो कार्बोलिक। कौन सा फास्फोरस कम प्रयोगशील है, यानी कि फास्फोरस लाल, फास्फोरस गुलाबी या काला, तो सबसे कम अभिक्रियाशील फास्फोरस कौन सा फास्फोरस है जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील है? लाल फास्फोरस कम अभिक्रियाशील है, लाल फास्फोरस कम अभिक्रियाशील है। हीलियम का खोज फ्रैकलैंड, हीलियम का खोज कौन किया था? तो फ्रैकलैंड। हीलियम का खोज कौन किया था? फ्रैकलैंड। हीलियम का खोज कौन किया था? फ्रैकलैंड। हीलियम का खोज फ्रैकलैंड किया था। अब देखो मोनेल मेटल किसका मिश्रण था? कॉपर निकल। मोनेल कॉपर निकल। RDX से खोज किया था हेंस हेनिंग। RDX से खोज हेंस हेनिंग ने किया था। RDX से खोज हेंस हेनिंग ने किया था। RDX से खोज हेंस हेनिंग। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो साल्वे
सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि, सोडियम कार्बोनेट साल्वे विधि द्वारा होता है, सोडियम कार्बोनेट साल्वे विधि द्वारा होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के द्वारा होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के द्वारा होता है। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का सोना होता है? आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का जरूरत पड़ता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का जरूरत पड़ता है। और आरडीएक्स का खोज हेंस हैगिन ने किया था, आरडीएक्स का खोज हेंस हैनिंग ने किया था। और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। आभूषण बनाने के कितने कैरेट का सोना का जरूरत पड़ता है? तो 22 कैरेट सोने का जरूरत पड़ता है आभूषण बनाने के लिए। और सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम, 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 लिथियम। अब आ जाइए आगे। हमारा Fe2O3 और एल्युमिनियम अभिक्रिया का कहते हैं हम लोग थर्मिट अभिक्रिया, यानी कि फेरस Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया करता है, Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो वो थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया कब करता है? जब एल्युमिनियम Fe2O3 के साथ अभिक्रिया करता है तब हम लोग क्या कहते हैं उसको थर्मिट अभिक्रिया करते हैं। थर्मिट अभिक्रिया कब होता है? जब थर्मिट अभिक्रिया में एल्युमिनियम और Fe2O3 का जब अभिक्रिया होता है, Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। लाल थोथा किसको कहते हैं? तो लाल थोथा इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होगा लाल थोथा। देखिए टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहा जाता है? तो श्वेत कांसा। टीन के अधिक मात्रा युक्त कांसा को, टीन के अधिक मात्रा यानी कि वैसा कांसा जिसमें टीन अधिक मात्रा में हो उसको श्वेत कांसा कहते हैं, उसको श्वेत कांसा। टीन ऐसा कांसा जिसमें टीन अधिक मात्रा में हो, टीन अधिक मात्रा में तो श्वेत कांसा, टीन अधिक मात्रा में तो श्वेत कांसा, टीन अधिक मात्रा में तो श्वेत कांसा, टीन अधिक मात्रा में हो तो श्वेत कांसा कहते हैं। टीन अधिक मात्रा में युक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो श्वेत कांसा कहते हैं। पनडुब्बी जहाजों और अस्पतालों आदि में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम पैरोक्साइड को शुद्ध हवा को शुद्ध करने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ बंद चीज़ है और उसमें हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम पैरोक्साइड, बंद हवा में को शुद्ध करने के लिए सोडियम पैरोक्साइड किसी भी पनडुब्बी या अस्पताल में अशुद्ध हवा को शुद्ध करने के लिए प्रदान किया जाता है सोडियम पैरोक्साइड। और सोडियम कार्बोनेट का हम लोग निर्माण करते हैं साल्वे विधि के द्वारा। और पनडुब्बी जहाज अस्पताल समुद्री जगह अस्पताल में जो बंद जो जगह रहता है उसमें अशुद्ध हवा जाता है तो उसको शुद्ध करने के सोडियम पैरोक्साइड 1847 में क्लोरोफॉर्म के निश्चेतक के रूप में किसने प्रयोग किया था? तो सैम्पसन क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में 1847 में क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में सैम्पसन क्लोरोफॉर्म के निश्चेतक के रूप में सैम्पसन और H2SO4 बनाने में सीसा कक्ष विधि में यानी कि जो सीसा कक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में सीसा कक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। सीसा कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, सीसा कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। हम लोग सीसा कक्ष विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? उस उत्प्रेरक की मदद से हम लोग H2SO4 का निर्माण करते हैं। सीसा कक्ष विधि में H2SO4 का निर्माण करते हैं, सीसा कक्ष विधि में H2SO4 का निर्माण करते हैं। और उसमें उत्प्रेरक रहता है, कैटलिस्ट रहता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है हमारा H2SO4 बनाने में हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सीसा कक्ष विधि में सीसा कक्ष विधि से हम लोग H2SO4 का निर्माण करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। देखो फूला का रंग उड़ा देती है, क्लोरीन फ्लोरो को रंग को उड़ा देती है, कैमरा और दूरबीन में हम लोग कौन सा कांच का फ्लिंट कांच कैमरा और दूरबीन के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। कैमरा और दूरबीन के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और कैमरा और दूरबीन में लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। कांच पर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। अतिशीतल द्रव किसे कहते हैं? तो अतिशीतल द्रव कांच को जो है अतिशीतल द्रव कहते हैं। कांच को क्या कहते हैं? तो अतिशीतल द्रव कहते हैं। और बंधों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो एकल। पहले क्या है? एकल, द्वे, फिर त्रि। यह है हमारा क्रियाशीलता। सबसे कम क्रियाशील एकल बंधन होता है, फिर उसके बाद द्वे बंधन, उसके बाद त्रि बंधन होता है।
क्रियाशीलता में बॉन्ड का जो क्रम है ये। हाँ देखिए, प्रोटियम प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होता है। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम हाइड्रोजन का अत्यंत समस्थानिक होता है, जिसमें कि प्रोटॉन हाइड्रोजन का 1H1 1H2 1H3, तो प्रोटियम 1H1 में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, प्रोटीन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। उसके बाद हमारा 3 समस्थानिक प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, उसमें ड्यूटेरियम ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, लेकिन प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। न्यूलैंड द्वारा अंतिम न्यूलैंड में जब न्यूलैंड जो है अपना जो हमारा पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें 56 तत्व थे। अंतिम 56वां तत्व थोरियम। न्यूलैंड में 56 तत्व, 56वां तत्व थोरियम। न्यूलैंड में 56 तत्व, 56वां तत्व थोरियम। न्यूलैंड में 56 तत्व, 56वां तत्व थोरियम था। न्यूलैंड में 56 तत्व, 56वां तत्व थोरियम था। और अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। नाभिक को त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15। नाभिक का त्रिज्या 10⁻⁻15। नाभिक का त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15। नाभिक का त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15। नाभिक का त्रिज्या ना 10⁻⁻15 और पूरा एटम का होता है 10⁻⁻10। तो नाभिक का पूछे तो 10⁻⁻15, एटम का पूछे 10⁻⁻10। नाभिक का पूछे 10⁻⁻15, पूरा एटम का पूछे तो 10⁻⁻10 होता है। यानी कि केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है? तो कर्पूर, नेप्थलीन और एंथासीन ये सारा ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको कहते हैं जो कि डायरेक्ट क्या करे, मतलब बिना लिक्विड में चेंज हुए, डायरेक्ट सॉलिड जो है वो डायरेक्ट सॉलिड गैस में बदल, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डायरेक्ट सॉलिड गैस में बदल जाए उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। डायरेक्ट सॉलिड गैस में बदल जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हमारा कपूर है, नेप्थलीन एंथासीन, नौसादर भी कहते हैं। नौसादर भी इसका एग्जाम्पल ऊर्ध्वपातन का। और गैसों में कितने पृष्ठ होते हैं? शून्य। गैसों में शून्य। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो केमी कहते हैं। चलिए, सिरका का पीएच मान 2.4, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग टार्टारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग टार्टारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो ये होता है -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या -1। बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग टार्टारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टारिक एसिड का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों के मामले में प्रथम देश चीन है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों के मामले में प्रथम देश कौन सा है? चीन है। किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? यानी H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। भले इसमें हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। H2S में हाइड्रोजन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। H2S में किसमें होता है? तो HF में हाइड्रोजन बंधन होता है। HF H2O NH3 इसमें हाइड्रोजन बंधन होता है। NH3 में हाइड्रोजन बंधन होता है, H2 में हाइड्रोजन बंधन होता है, HF में हाइड्रोजन बंधन होता है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। अब देखिए, अरक्तता का रोग Fe59 का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं। अरक्तता का रोग का पता लगाने आयरन 59 का प्रयोग करके हम लोग अरक्तता आयरन 59। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? ग्राम। गैसों का विसरण नियम यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैस किसको कहते हैं? हम लोग गैसों का विसरण का नियम दिया था ग्राम। सामान्य शरीर में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 18% होता है। हमारे सामान्य शरीर में कार्बन का प्रतिशत 18% होता है। पृथ्वी पर लोहा कितना परसेंट? 5%। पृथ्वी पर लोहा 5% और हमारे सामान्य शरीर में कार्बन
कार्बन की मात्रा 18% होती है और पृथ्वी पर कितना लोहा है तो 5%, पृथ्वी पर कितना परसेंट लोहा है तो 5% लोहा है। मोल की इकाई के रूप में 1967 में स्वीकार किया गया था। मोल को इकाई के रूप में 1967 में स्वीकार किया गया था। मोल को इकाई के रूप में 1967 में स्वीकार किया गया था। मोल को इकाई के रूप में 1967 में स्वीकार किया गया था। मोल को इकाई के रूप में 1967 में स्वीकार किया गया था। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कौन घटता है? इसमें से कोई नहीं घटता है, यानी कि सब बढ़ता है। आयनन ऊर्जा बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस इलेक्ट्रॉनिक वृत्ति क्या होता है, ये बढ़ता है लेकिन घटता नहीं है। इसमें से कोई नहीं। चलिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब दिया था? 1869 में। 1800 मेंडलीफ ने कब दिया था आवर्त सारणी? 1869 में। मेंडलीफ ने कब दिया था? 1869 में दिया था। जब परिक्षेपण का माध्यम जल होते हैं, जब परिक्षेपण का माध्यम जल होता है तो कोलाइड को क्या कहते हैं? हाइड्रोसोल। जब परिक्षेपण का माध्यम जल होता है तो कोलाइड को हाइड्रोसोल कहते हैं। कोलाइड को हाइड्रोसोल कहते हैं। जल वाले कोलाइड को हाइड्रोसोल, जल वाले कोलाइड को हाइड्रोसोल, जल वाले कोलाइड को हाइड्रोसोल कहते हैं। द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? झाग। द्रव में अगर गैस मिल जाए, द्रव में गैस मिल जाए तो झाग, जग में गैस मिल जाए तो उसको झाग कहते हैं। द्रव में गैस के प्रक्षेपण को झाग कहते हैं। हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.51 ये हीरा का अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, हीरा का रिलेटिव डेंसिटी 3.51, हीरा का रिलेटिव डेंसिटी 3.51 होता है। 3.51 प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है तो लाह जो होता है, लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। लाह जो है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। लाह। बेंजीन का खोज कौन किया था? तो फराडे। तो कौन किया था? फराडे। बेंजीन का खोज 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 कौन किया था? फराडे। कार्बनिक यौगिकों को होमोलोगस सीरीज के बात प्रतिपादित की थी। किसने कार्बनिक यौगिक को होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित? कैकुले जो है, जो कार्बनिक यौगिक को होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। होमोलोगस सीरीज की बात कौन प्रतिपादित? कैकुले। कार्बनिक यौगिक को होमोलोगस सीरीज, यानी कि कार्बन में होमोलोगस सीरीज बनाने की क्षमता होती है। कौन बताया? कैकुले ने बताया था। प्रोपेन का C3H8, प्रोपेन का C3H8, अल्केन CnH2n+2, अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, और फिर अल्काइन CnH2n-2, तो ये प्रोपेन है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीन 6+2, 6+2 प्रोपेन का C3H8। लिटमस का उदासीन विलयन में रंग होता है बैगनी। लिटमस का उदासीन विलयन में रंग होता है बैगनी। लिटमस का उदासीन विलयन में होता है बैगनी। लिटमस का उदासीन विलयन में रंग होता है बैगनी। लिटमस का उदासीन विलयन में रंग होता है बैगनी। लिटमस का उदासीन रंग में बैगनी होता है। शुष्क स्नेहक ग्रेफाइट। हम मुलायम कोयला बिटुमिनस को मुलायम कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस को क्या कहते हैं? मुलायम कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस। मुलायम कोयला बिटुमिनस। और शुष्क स्नेहक के रूप में कार्य करता है ग्रेफाइट। शुष्क स्नेहक ग्रेफाइट। मुलायम कोयला बिटुमिनस। जब गैस किसका उदाहरण है? तो जल गैस में हाइड्रोजन तो होगा तो CO और H2 जल गैस CO+H2 जल गैस CO+H2। चलिए, ट्रोना किसका ऐसा का? ट्रोना सोडियम का। ट्रोना किसका और है? ट्रोना इज द ओर ऑफ सोडियम। यानी कि ट्रोना किसका ऐसक है? तो सोडियम का। सल्फाइड ऐसक में किस विधि के द्वारा धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? धातु के ऑक्साइड में भर्जन विधि द्वारा सल्फाइड ऐसक को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड ऐसक को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में सल्फाइड को धातु ऑक्साइड में किया जाता है भर्जन विधि द्वारा। किस यौगिक के लिथार्ज कहा जाता है? लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। लेड ऑक्साइड के यौगिक को लिथार्ज। लेड ऑक्साइड के यौगिक को लिथार्ज कहते हैं। लिथार्ज किसको कहते हैं? तो लेड ऑक्साइड। किस गैस के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो H2S के बारे में पहले तक इसमें हाइड्रोजन भले ही है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की क्षमता नहीं होता है H2S में। किसमें? तो हमारा H2O में होता है, HF में होता है। फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। H2S में क्या बनता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता है। किस गैस के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो H2S। किस गैस के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो H2S में किस गैस के कारण पीतल का रंग हवा हो जाता है? H2S गैस के कारण। H2S
हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका, पीतल का रंग हवा में फीका, पीतल का रंग फीका पड़ जाता है H2S के कारण, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। लाल द्रव किसे कहते हैं? ब्रोमीन, लाल द्रव ब्रोमीन, रेड लिक्विड ब्रोमीन, रेड लिक्विड ब्रोमीन को रेड लिक्विड, लाल द्रव ब्रोमीन को कहते हैं लाल द्रव ब्रोमीन, लाल द्रव ब्रोमीन को कहते हैं। आवश्यक अभिकर्मकों और उन्हें उत्पादकों का प्रत्यात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री आवश्यक अभिकर्मक और बने उत्पाद के मात्रात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्री। यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मात्रात्मक अध्ययन को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मात्रात्मक अध्ययन को स्टाइकियोमेट्री उत्पादक, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उत्पादक क्या कहते हैं? उत्पाद यानी कि अभिकर्मक और उत्पाद के मात्रात्मक अध्ययन को स्टाइकियोमेट्री। कैडमियम सल्फेट कांच का कैसा रंग प्रदान करता है? हरा। कैडमियम सल्फेट कांच को हरा रंग प्रदान करता है। कैडमियम सल्फेट हरा रंग देता है। कैडमियम सल्फेट कांच को हरा रंग देता है। कैडमियम सल्फेट कांच को हरा रंग देता है। ठीक है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग करते हैं? टेल्कम पाउडर में थियोफेस्टस। टेल्कम पाउडर के निर्माण में खनिज का प्रयोग करते हैं थियोफेस्टस। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग करते हैं? थियोफेस्टस। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग करते हैं? थियोफेस्टस। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग करते हैं। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का निर्माण करते थे। थियोफेस्टस खनिज से हम लोग टेल्कम पाउडर निकालते हैं। थियोफेस्टस खनिज से हम लोग क्या निकालते हैं? टेल्कम पाउडर निकालते हैं। और कैडमियम सल्फेट से कांच को क्या रंग देता है? हरा रंग देता है। रजत दर्पण बनाने में हम लोग ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। और रजत दर्पण बनाने में हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। रजत दर्पण बनाने में हम लोग ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने में FeCl2 प्रयोग करते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने में फेरस क्लोराइड, रक्त के प्रवाह को रोकने में फेरस क्लोराइड, FeCl2, रक्त के प्रवाह को रोकने में FeCl2। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। जब खाना हम लोग बनाते हैं तो जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से विटामिन नष्ट होता है। खाना बनाने से हम लोग विटामिन नष्ट होता है। खाना बनाने के समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। सीमेंट का खोज जोसेफ एस्पर्डिन ने किया था। सीमेंट का खोज जोसेफ एस्पर्डिन सीमेंट का खोज जोसेफ एस्पर्डिन ने किया था। निम्न में से कौन सा अमलगम नहीं बनाता है? तो लोहा, निकल, प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम कौन बनाता है? तो अमलगम पारा बनाता है। पारा, लोहा, निकल, प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाता है। सबसे अधिक प्रबल मधुरक कौन सा है? तो एलिटम। सबसे प्रबल मधुरक एलिटम। सबसे प्रबल मधुरक एलिटम। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? रैमजे। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? रैमजे। अक्रिय गैस का खोज कौन किया था? रैमजे। अक्रिय इनर्ट गैस जितने भी इनर्ट गैस है हमारा जो भी हमारा 18 ग्रुप्स के जितने भी होते हैं सारे इनर्ट गैस कहते हैं। और सारे इनर्ट गैस की खोज किया था कौन? तो रैमजे। इनर्ट गैस का खोज रैमजे। अक्रिय गैस का खोज रैमजे। अक्रिय गैस का खोज कौन किया था? तो रैमजे। अक्रिय गैस का खोज कौन किया था? तो रैमजे। अक्रिय गैस का खोज कौन किया था? रैमजे। फिटकरी बनाने में बॉक्साइट का किस अम्ल का घोला जाता है? फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को H2SO4 में घोला जाता है। बॉक्साइट को H2SO4 में हम लोग बॉक्साइट को घोलते हैं तो क्या बनता है? तो फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को H2SO4 में घोलते हैं। फिटकरी बनाने के लिए H2SO4 को में क्या घोलते हैं? तो बॉक्साइट को H2SO4 में घोलते हैं। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को H2SO4 में घोलते हैं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन था? जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? जेनॉन। अक्रिय गैस का खोज कौन किया था? तो रैमजे। कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो कि सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला इनर्ट गैस कौन सा है? तो जेनॉन। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉस्फीन। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाते हैं, फॉस्फीन से धुएं का पर्दा बनता है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा कैसे बनता है? फॉस्फीन से धुएं का पर्दा बनता है। फॉस्फीन से धुएं का पर्दा बनता है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन।
युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन, युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन। आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम। 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 मोनाजाइट, मोनाजाइट बालू को में क्या पाया जाता है? थोरियम। मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? एक वयस्क व्यक्ति में मैग्नीशियम 25 ग्राम, मैग्नीशियम 25 ग्राम। कोई भी एक आदमी में मनुष्य में मैग्नीशियम 25, मनुष्य में मैग्नीशियम 25 ग्राम, मैग्नीशियम 25 ग्राम, मैग्नीशियम 25 ग्राम, मैग्नीशियम 25 ग्राम। मोनाजाइट बालू थोरियम से हम थोरियम से मोनाजाइट बालू से थोरियम निकालते हैं, मोनाजाइट बालू से थोरियम निकालते हैं। आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं, आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। और ये एक वयस्क व्यक्ति में कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम होता है। अब देखिए हमारा क्या नाम है कि माननीय मणिक्य अनिलम एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। 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 और क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो Hg को क्विक सिल्वर कहते हैं। पारा मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर करते हैं। चलिए थैंक यू। ये हमारा केमिस्ट्री का पूरा लुसेंट का निचोड़ हो गया। आपका पूरा केमिस्ट्री लुसेंट में इसमें अधिकतर क्वेश्चन इसमें से चुन के क्वेश्चन इसको बनाया गया है। चलिए थैंक यू।